hello all friends of my YouTube channel and my subscribers. So today we are going to do the part 2 of chapter 1 science crop production and management. इस वीडियो का पार्ट 1 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले जो भी मैं नया वीडियो पोस्ट करा। और ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, नोट्स और डायग्राम्स भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हमारा आज का हमने यहाँ तक पढ़ लिया था इरिगेशन तक। अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये है टॉपिक। सो यहाँ पहले हम पढ़ते हैं। ये एक है मोट करके है। ये मतलब एक इरिगेशन का सोर्स है, मतलब ये कुआं कह सकते हैं। यहाँ से इस रस्सी से ये इसको अंदर डाला जाता है और इससे पानी निकाल के ऊपर लिया जाता है और यहाँ पर नीचे से जाता है फील्ड्स में। सो ये इस तरह काम करता है मोट का सिस्टम। सो अभी हम इसको रीड करते हैं। द वाटर अवेलेबल इन द वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। जो वाटर वेल्स, लेक्स, कैनाल्स में होता है वो अलग अलग तरह से निकाला जाता है। अलग अलग उसके मेथड्स होते हैं। हर जगह अलग अलग काम होता है। तो कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड्स में। कुछ कभी कभी कैटल मतलब कुछ बुल्स, इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं जिसको फ्लो में यूज़ करते हैं उनको भी लिया जाता है। और कुएं में से पानी निकालने के अगर बाल्टी या बड़ी होती है, ज़्यादा भारी होती है, तो बहुत सारे मैन की चेन बनाते हैं और उस रस्सी को खींचते हैं। तो इस तरह भी काम किया जाता है। और सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट पुली सिस्टम, जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। ये कुएं वाला है जो सिस्टम है। ये आदमी आप देख सकते हैं किस तरह पानी निकाल रहा है। और एक चेन पंप है, वो भी हम आगे पढ़ते हैं। ये बहुत सस्ते में आ जाते हैं। लोग गांव में ये एएमसी बनवा भी देते हैं और लोग इसकी डिमांड भी करते हैं कि हमारे गांव में बना दिया जाए ताकि पानी की कोई कमी ना हो। तो आगे पढ़ते हैं। और ये आप देख सकते हैं चेन पंप ये सिस्टम है। जैसे आप ये सिस्टम देख रहे हैं, इसका भी हम आगे रीड करते हैं। तो ये एक चेन पंप सिस्टम है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। हाँ, अब आप देख सकते हैं क्लियरली इसको। मतलब ये चेन पंप सिस्टम इस तरह का है कि यहाँ पर ये एक मतलब व्हील है जिसे हम इसको, यहाँ पर एक बाल्टी है। सो ये एक रस्सी लगाई हुई है और ये एक बकेट है यहाँ पर। तो क्या करते हैं, इस जो व्हील है इस पे ये बकेट को अटैच कर देते हैं और क्या करते हैं, इसके अंदर पानी भर देते हैं। जितनी अगर बड़ी बकेट हो तो अच्छा होता है। तो ये व्हील घूमता जाता है और ये बकेट से पानी गिर गिर के इस पाइप के थ्रू इस फील्ड्स में जाता है। तो एक चेन पंप ये भी अच्छा मेथड है और ये चीपर भी है बहुत। सिर्फ इसमें व्हील के लिए अगर ये कुछ मोटर से चलने वाला है तो इसमें लोगों को बहुत परेशानी होती होगी चलाने में। बाकी ये बहुत अच्छी चीज़ है। सो आगे ये पढ़ते हैं। अभी सिस्टम आता है और ये जो ऊपर दो पढ़े उसके अलावा नीचे है ढेकली करके है और राहत है। अभी हम ढेकली देखते हैं सबसे पहले। तो ढेकली मतलब इस तरह का है कि जैसे हम कुएं में से पानी इस तरह निकालते हैं कि मतलब बाल्टी भारी होती है तो लोग निकाल नहीं पाते उसको। तो क्या करते हैं, एक लॉग बड़ा सा ले लेते हैं, उस पर ये वाला लॉग रख देते हैं, फिर यहाँ पर एक पत्थर अटैच कर देते हैं और यहाँ पर बाल्टी लगाते हैं। अगर हम पत्थर उठाएंगे तो ये ऊपर होगी लॉग, इस तरह ऊपर जाएगी और ये नीचे जाएगा। और जब हम पत्थर मतलब इस यहाँ पर वेट रख देते हैं और ये नीचे हो जाता है, ये ऊपर आ जाता है। तो मतलब इससे डायरेक्ट पानी आ जाता है और लोग यहाँ से पानी लेके डायरेक्ट फील्ड्स में डाल देते हैं। तो ये भी एक अच्छा मेथड है। तो इसमें भी लोगों को बहुत फ़ायदा होता है और लोग इससे निकाल ले पाते हैं। और ईजी मेथड है, ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता। गाँव बहुत जो कम डेवलप्ड गाँव है उधर बहुत ये यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा राहत। तो उसको रीड करते हैं अभी। राहत है, इसमें क्या होता है कि यहाँ से यहाँ पर एक पाइप टाइप या कुछ वायर जैसे इसके यहाँ पर एक लॉन्ग मतलब नीचे से अटैच की जाती है। तो यहाँ पर ये कैटल का यूज़ किया है। हमने ऊपर पढ़ा था कैटल या फिर ह्यूमन बीइंग का यूज़ किया जाता है। तो ये कैटल है एक। तो यहाँ पर ये कैटल यहाँ से घूमती जाती है यूँ करके, मतलब ये इसको पुश करती है और ये जो यहाँ से अटैच है इसका लॉग है या कुछ लगा हुआ है तो वो यहाँ से व्हील घूमता जाता है और इसके अंदर अलग अलग छोटी बकेट्स लगाई है
तो यहाँ पर इस पार्ट में यहाँ पानी भरा हुआ है और यहाँ से बकेट्स उठती जाती है, यहाँ इस फील्ड में पानी जाता 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 है या लोग इससे लेते भी है। सो अभी रीडिंग का पार्ट यहाँ पर हम पढ़ते हैं। अभी इसको रब कर देता हूँ। ओके, पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। पम्प्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो कॉमनली वाटर लेने के लिए यूज़ किए जाते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दीज पम्प्स। पेट्रोल या बायोगैस या मोटर जो हम लगाते हैं, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, उससे ये पम्प्स चलते हैं। और अगर हम यहाँ कैटल को ना खड़ा करें तो फिर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक का कोई भी लगा सकते हैं और ये शायद ऑटो भी घूम सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी भी हो सकती है। लेकिन गांव में अभी तक जिनके पास गाय, भैंस, बकरियाँ है वो सब ऐसे यूज़ करते हैं। सो आगे रीड करते हैं अभी हम। अभी ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मतलब जो गाँव बहुत सारे लोग अभी भी यूज़ करते हैं, और मॉडर्न मेथड मतलब जो अभी के ज़माने में जिनका अभी भी खेत है, भले अमीर है लेकिन खेत है, तो वो क्या यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम रीड करते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प्स अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड्स यूज आर एज फॉलोज। सबसे पहले मतलब ये एक मॉडर्न मेथड है जो यूज़ किया जाता है, मतलब अभी के ज़माने की जो जनरेशन है वो ये यूज़ करती है। सो ये है एक स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें इस तरह ये मोटर लगी हुई है और ये वेल है, इसके अंदर पानी है। तो ये मोटर यहाँ से पानी लेके, जैसे ही यहाँ से पानी आता है और यहाँ से पानी सीधा फील्ड्स में जाता है, और यहाँ पर एक हर एक जितनी मतलब यहाँ से आगे तक की फील्ड है उधर तक ऐसे ऐसे छोटी छोटी पाइप्स लगी है। आप सब गार्डन में भी देखते होंगे कि जैसे इन सब में पानी भरता है, यहाँ से इसे फव्वारे की तरह निकलता है, जिसे हम फाउंटेन बोलते हैं। तो ये इस तरह का प्रोसेस है। ये अभी इसको हम स्प्रिंकलर बोलते हैं। गार्डन में भी, गार्डन में पानी डालने के लिए भी अब बहुत ये यूज़ किया जाता है। और ये है ना, कभी कभी यूँ रोटेट भी होता है ताकि पानी यूँ हर जगह जा सके। सो आप यहाँ स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, मार्किंग भी चल रही है, मैं मार्क भी करता जा रहा हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। सो अभी हम आगे पढ़ते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में अभी हम रीड करते हैं। दिस सिस्टम इज़ मोर यूज़फुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशेंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। मतलब जो थोड़ी सी ख़राब सी खेत होती है और जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है, वहाँ के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम अच्छा है। और ये जो पाइप्स होती हैं, यहाँ एक प्रोसेस बताया। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। थोड़ी थोड़ी देर में या 2-3 घंटे में यहाँ पर ये जो पाइप्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे यहाँ मोटर चालू कर दी जाती है, पानी ऊपर चढ़ता रहता है और नीचे आता रहता है। और हैविंग रोटेटिंग नोजल्स होते हैं यहाँ पर, आर जॉइंट टू द मेन pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from rotating nozzles. ये जो nozzles होते हैं, मतलब मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये छोटे छोटे nozzles होते हैं जो आप देख रहे हैं, इनके अंदर से पानी निकलता है। It gets sprinkled on the crop as if it is raining. अगर रेन होती है उस एरिया में तो फिर स्प्रिंकलर सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रेगुलर होती हो तो फिर ज़रूरत नहीं है इसकी। अगर बहुत गर्मी, अभी तो गर्मी का मौसम है, तो लोग अभी जो किसान हैं ऐसे बाहर अभी निकलते हैं खेती के लिए, तो कुछ कुछ किसानों के पास ये सिस्टम भी है। अब आगे रीड करते हैं। इफ़ इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ़ इट इज़ रेनिंग, मतलब कुछ बारिश हो रही हो, लगता है ऐसा है। और स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन, सेवरल अदर क्रॉप्स। ये बहुत ही मतलब अच्छा चीज़ है। कॉफ़ी प्लांट्स है और भी कुछ अदर क्रॉप्स है उसके लिए। अभी ड्रिप सिस्टम की बारी है, हम वो पढ़ते हैं। उसकी फिगर भी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली। अभी पढ़ने में समझ नहीं आएगा, लेकिन आप इसका डायग्राम देखेंगे तो अच्छे से आएगा। मैं इधर आपको मतलब प्रोसेस बताता हूँ। वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। एक सेकेंड, मतलब ये ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से डायरेक्टली रूट्स में जाता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सो इट इज़ कॉल्ड, ये ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। इसमें ये भी मोटर जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम में था वैसे ही इसमें मोटर लगी हुई है। यहाँ से पानी नीचे जाता है और यहाँ डायरेक्ट, जैसे हमने यहाँ स्प्रिंकलर देखे थे, यहाँ पर डायरेक्ट पाइप्स अटैच की हुई है। आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पूरी जहाँ तक खेत है वहाँ तक पाइप लगाई है। सो इनके अंदर छेद होंगे या फिर ये नीचे से अटैच ऊपर की साइड होंगी यहाँ पर। तो अगर इनमें छेद होंगे तो डायरेक्ट पानी अंदर से जा रहा होगा। ऊपर आपको फील्ड गिली दिखेगी, लेकिन अंदर कुछ नहीं दिखेगा कि पानी का कैसा आ रहा है।
So it is called a drip system. It is the best technique for watering फ्रूट प्लांट्स गार्डन्स एंड ट्रीज, मतलब ये बहुत अच्छी टेक्निक है प्लांट्स गार्डन्स और ट्रीज में मतलब वाटर करने के लिए. वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर. ये वाटर वेस्ट करना तो नहीं है देखा जाए तो. ये जैसे रीजन में जहाँ पर पानी नहीं होता है, पानी बहुत कम होता है गर्मी के मौसम में, वहाँ पर ये ड्रिप सिस्टम यूज़ किया जाता है. सो इसके आगे हम रीड कर लेते हैं अभी. ओके, सो वी विल गो डाउन. सो अभी हमारा टॉपिक आता है प्रोटेक्शंस फ्रॉम वीड्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो सबसे पहले हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं. बुजो एंड पहेली वेंट टू अ नियर बाय वीट फील्ड एंड सॉ दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड. उन्होंने एक फील्ड में गए बुजो और पहेली, उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत से प्लांट्स हैं और वो एक साथ ही मतलब वीट के साथ ग्रो कर रहे हैं, ग्रोइंग अलॉन्ग विद द वीट के हिसाब से. सो अभी आगे पढ़ते हैं, फिर हम ये डायग्राम पे भी आएंगे ऊपर की साइड से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप. मतलब जो भी हम जैसे वीट उगाते हैं, जैसे हमने कोई भी क्रॉप की खेती की तो उसमें क्या होता है, उसके साइड में और भी कुछ अलग प्लांट्स होते हैं जो ग्रो करने लग जाते हैं. उन्हें हम अनवांटेड या अनडिजायरेबल प्लांट्स बोलते हैं, जिन्हें हम वीड्स कहते हैं. सो द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. मतलब जो वीड्स उग जाते हैं उसे उसका जो हम हटाते हैं उसको हम एक मतलब टूल्स आते हैं जो मैंने आपको बताए थे. सिक्कल, जो पार्ट 1 का आई लिंक आ जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं इसकी लिंक दे दूँगा और ऊपर भी आप देख सकते हैं. तो मतलब ये इस तरह का प्रोसेस है कि जो हम सिक्कल, खुरपी, ये सब चीज़ें होती है जो फार्मर्स हार्वेस्टिंग करते हैं, उससे पहले ये लोग पौधे उग रहे होते हैं ताकि, और ये वीड्स मतलब पौधों को ख़राब कर देते हैं तो उन्हें वो लोग इस टूल से उसको काट लेते हैं. वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द अदर क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट. मतलब इससे क्या होता है कि क्रॉप्स को भी जगह नहीं मिलती है लाइट के लिए, मतलब वो कम्पीट करते हैं कि वीड्स को ज़्यादा मिले, वो और उगते जाते हैं अगर हम उनको काटेंगे नहीं तो. और हमारे पौधों को मतलब न्यूट्रिएंट, वाटर अच्छे से नहीं मिलेगा, सिर्फ वीड्स को मिल जाएगा तो वो उग जाएंगे और हमारे जो प्लांट्स है या क्रॉप है वो ख़राब हो जाएंगे. Thus they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. कुछ वीड्स मतलब ऐसे भी होते हैं कि मतलब जो जहरीले भी होते हैं पानी में. जैसे कभी कभी मतलब रिवर में ऐसे अगर हम लगा दे कोई भी ऐसे वीज या फेंक भी दे, अगर वो जहरीले हमें पता नहीं है तो लोग उस रिवर का पानी पी के मर भी सकते हैं. और कभी कभी जब हम खेत की कटाई करते हैं उधर भी वीड्स कुछ दिखते हैं तो उसे भी फार्मर्स लोग काट लेते हैं. सो आगे पढ़ते हैं. सो ये एक पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और वीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है. सो आगे पढ़ते हैं यहाँ से. फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. बहुत सारे वो लोग चीज़ें करते हैं कि वीड्स की ग्रोथ बड़े ही ना हो, छोटे ही रहे या उनको हटा ही दिया जाए. Tilling before sowing of crops helps in uprooting and killing of weeds. एक टिलिंग प्रोसेस है, मतलब जो क्रॉप जब डालने से पहले helps in uprooting and killing of weeds which may then dry up and get mixed with soil. मतलब इनका एक प्रोसेस है टिलिंग, जिससे जो ये लोग डालते हैं सॉइल में उससे ही मिक्स हो जाता है ताकि सॉइल में उगती भी बहुत कम है या उगती है तो मर जाती है वीड जो भी है. द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स. मतलब जो वीड में भी जो फ्लावर और फ्रूट्स जो उगते हैं वो उनके उगने से पहले ही कर देना चाहिए, वरना वो और बड़े बड़े होते जाएंगे. सो आगे पढ़ते हैं. द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड. मतलब जो हम जैसे खुरपी, मैंने आपको टूल से बताया, फार्मर बैठ जाते हैं ज़मीन पर अपने खेत में और अपने खुरपी, सिक्कल उससे काटते जाते हैं उसको. अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स. सीड ड्रिल जो आपने देखा वो भी यूज़ किया जाता है. मैंने आपको वो पिछले वाले पार्ट 1 में बताया था कि सीड ड्रिल सीड्स के सोएंगे, अगर हम उसमें सीड्स नहीं डालें उसको ऐसे भी चलाएंगे तो भी वीड्स उससे कट सकते हैं. सो आगे बढ़ते हैं. Weeds are also controlled by using certain chemicals like weedicides. So weedicide एक केमिकल है like 2,4-D. इसका एक फुल फॉर्म है, ये आपको क्वेश्चन आंसर्स में मैं बताऊंगा.
2,4-D करके एक वीडीसाइड है, मतलब जैसे आप अगर गुजराती न्यूज़ टीवी चैनल देखेंगे, उसकी जब एडवर्टाइजमेंट्स आएगी तब उसमें देखेंगे कि ये बहुत सारे मतलब कीटनाशक किया जाता है, वो वीडीसाइड्स इस तरह के होते हैं कि जिससे वो वीड्स मर जाते हैं और खेत में जो कीड़ा आते हैं वो भी मर जाते हैं। आप इसको एक बार देख सकते हैं अपने टेलीविज़न पर। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। ये मतलब एक बैग, इसका टैंक होता है, मैं इसको डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। ये इस तरह का होता है ये। तो ये एक बैग रहता है यहाँ पर और इसमें एक पाइप रहती है और ये एक पाइप जो जिनको स्प्रे करना है उनके हाथ में रहती है और यहाँ एक बटन टाइप या कुछ पुल करने का होता है जिससे यहाँ पर ये स्प्रे होता जाता है वीडीसाइड। और ये मतलब इससे जो भी वीड्स होते हैं अनवांटेड हमें दिखते भी नहीं है वो भी मर जाते हैं। सो आगे पढ़ते हैं, वहाँ पर जाम थे, इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर थे हम। दे नॉट डैमेज द क्रॉप्स, मतलब ये जो वीडीसाइड्स है ऐसे तो मतलब ये बहुत ज़्यादा स्प्रे कर दिए जाते हैं तो क्रॉप्स को भी डैमेज कर सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में। और जैसे हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र के मैंने बताया था पार्ट 1 में। और वीडीसाइड्स आर डिल्यूटेड विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद स्प्रेयर। ये स्प्रेयर जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया और ये वाटर के साथ डाइल्यूट मतलब मिक्स कर दिए जाते हैं, मतलब एक तरह से इसका प्रोसेस होता है कि इस तरह बनाए जाते हैं और इसमें अमाउंट ऑफ वाटर मतलब उसके साथ मिक्स किया होता है, इसको स्प्रेयर से स्पीड में फील किया जाता है। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation। मतलब जो weeds होते हैं उसमें कुछ मतलब पौधा कोई उग रहा है वीड के साथ ही उसमें तभी स्प्रे किया जाता है, उससे पहले कर देना पड़ता है नहीं तो वो और बड़ा हो जाता है और वीड फिर हमारे क्रॉप्स को भी ख़राब कर सकता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। हाँ ये भी होता है कि उन्हें मास्क पहन के करना पड़ता है, नहीं तो वो अगर उनके कभी कभी अगर मुंह में चला गया तो उनकी हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। सो दे शुड यूज़ केमिकल्स वेरी केयरफुली। उनको मास्क पहन के ग्लव्स पहन के यूज़ करना चाहिए। यहाँ लिखा है दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग दीज केमिकल्स। सो ये एक प्रिकॉशन है। सो आगे अभी हमारा टॉपिक है हार्वेस्टिंग। जो हमने यहाँ पर मेथड्स पढ़े थे उसमें हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग के बाद आएगा विनोइंग। सो ये एक मेथड है, अब इसको हम रीड करते हैं, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मतलब जो अगर हम फार्मर्स को पता चल जाता है कि क्रॉप अच्छी तरह से उग गई है, उसको एक बार वो लोग चेक करते हैं कि अच्छी उगी है कि नहीं, कुछ ख़राब वराब है नहीं। जो अच्छी क्रॉप होती है उसको ये सिक्कल एक टूल होता है फार्मर्स के पास, उससे उसके काटते जाते हैं। अभी तो कुछ मशीन्स आ गई है उससे काट लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सिक्कल से और खुरपी से काम करते हैं। इन हार्वेस्टिंग crops are pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature। मतलब इस कोई भी सीरियल क्रॉप है या कोई क्रॉप है उसको 3 से 4 महीने लगते हैं उसको मतलब पूरा मैच्योर होने के लिए कि बिल्कुल परफेक्ट क्रॉप होगा है। और हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन बाय मैनुअली और मशीन। हार्वेस्टर एक मशीन होती है जो फार्मर्स अफोर्ड कर सकते हैं उसे लेते हैं और इससे हार्वेस्टिंग की जाती है, इसको हार्वेस्टर कहा जाता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। मतलब मैं आपको बताता हूँ एक बार थोड़ा डिटेल में, थोड़ा नीचे करके। जो ग्रेन मतलब हार्वेस्ट करते मतलब हम जब काटते हैं हमारी फसल को तो ग्रेन्स के जो सीड्स होते हैं वो उससे हटा देने चाहिए, मतलब अलग करने चाहिए। जो चैफ होता है मतलब ये थ्रेशिंग एक मतलब इस तरह का प्रोसेस होता है कि क्रॉप्स में कुछ ख़राब चीज़ें भी आ जाती है के साथ। और मतलब चैफ एक भूसा होता है मतलब जिसे कहा जाता है द प्रोसेस। जो चैफ में से मतलब द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ये एक आपका मेन पॉइंट है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। मैं आपको इसकी फिगर दिखाता हूँ, इस तरह से होती है। इसको थ्रेश कर दिया जाता है, इससे बिल्कुल काट देते हैं इसको, फिर इसकी सफाई होती है। इसकी मतलब थ्रेशिंग करना मतलब इसमें से बिल्कुल काटना और जो चैफ होता है मतलब ग्रेन्स के सीड के साथ अलग करना जो हमारी फसल है।
दिस इज़ कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कंबाइंड, जो मैंने आपको बताया, विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। इसको हम हार्वेस्टर का भी नाम दे सकते हैं और थ्रेशर का भी। सो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टोरेज, जो इसके पहले आता है स्टोरेज के हम बाद में पढ़ेंगे। अभी एक बार ये पहले की बात पढ़ते हैं कि उसने क्या लिखा है, और इसके बाद हम विनोइंग, स्टोरेज, और ये जैसे हमारा ख़त्म होगा हम ये एनिमल हस्बेंड्री। इसके बाद हम अपना यहाँ से नोट्स और डायग्राम्स जो मेन है और क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी हम यहाँ पर हैं विनोइंग प्रोसेस है। एक बार पहले की बात पढ़ते हैं हम। After harvesting, sometimes stubs are left in the field which are burnt by farmers. Paheli is worried. She knows that it causes pollution. It may also catch fire and damage the crops lying in the fields. मतलब ऐसा भी होता है कि फार्मर्स जो क्रॉप्स काटते हैं, कुछ कुछ क्रॉप्स बच भी जाते हैं, अच्छे भी कभी कभी बच भी जाते हैं उनके काटते समय। तो मतलब जो फील्ड में स्टब्स रह जाता है, जो कुछ ख़राब क्रॉप्स है या कुछ और भूसा, या जिसे हम भूसा कहते हैं, कचरा रह जाता है, उसे फार्मर जला देते हैं। पहेली मतलब डर गई है इसमें कि ऐसा कि पॉल्यूशन होता है उससे, और ऐसा भी होता है कि वो आग दूर तक भी फैल सकती है और दूसरे किसी के खेत को भी जला सकती है। और अभी हम आगे पढ़ते हैं विनोइंग का पढ़ते हैं हमें। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ अ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैफ बाय विनोइंग। ये हमने 6th क्लास में भी स्टडी किया है कि एक विनोइंग प्रोसेस होता है। जैसे आपने गांव में देखा होगा कि एक थाली टाइप हमारे लेडीज़ के हाथ में रहती है, और उसमें पूरा सारा मतलब जितना वीट निकला है, हमने वीट की क्रॉप की, किसकी की, वो रख दिया जाता है। फिर उसको हाथ से, मतलब जो हाथ में होता है उसको ऊपर ऊपर किया जाता है, उससे मतलब उसको स्ट्रेनर भी बोलते हैं, उससे सेपरेट होता है। और इस तरह भी करते हैं कि मतलब जब हवा चलती है तो फिर जो सीरियल होता है उसके अंदर से भूसा भी निकल जाता है, और हम जो इसको ऐसे ऊपर ऊपर करते हैं, जो आवाज़ भी आती है आपने सुनी होगी, उससे मतलब वो उसमें फूट भी मारते हैं, और हाथ से भी कुछ जो इसके अंदर होते हैं उससे निकालते हैं। और एक विनोइंग मशीन है, आप देख सकते हैं, इसके अंदर डायरेक्ट डाल के जो कचरा होता है वो बाहर ही निकल जाता है। अभी हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस ऑफ आवर फुल फील्ड एक्सरसाइज। सो ये है स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जो हमने बनाया हार्वेस्ट किया, बिल्कुल मतलब सफाई करके, उसके अच्छे से देख के चेक करके उसको हमें स्टोर किया जाता है, ताकि वो मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उसको ख़राब कर देते हैं, और वो उससे मतलब उनको बचाया जा सकते हैं। हार्वेस्टेड ग्रेन्स है मोर मॉइस्चर, उनमें मॉइस्चर भी होता है बहुत सारा। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, मतलब उनको सुखाए बिना ही उनको स्टोर किया जाए, मतलब हार्वेस्ट कर दिया, मतलब कटाई की जाए, वो मतलब हार्वेस्ट फ्रेशली जो होते हैं, मतलब एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, मतलब उनको सुखाए बिना ही उनको मतलब काट दिया जाता है, वो ख़राब भी हो सकते हैं, और ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, मतलब जो रैट्स होते हैं, कोई मतलब कीड़े होते हैं, उसके द्वारा खाए भी जा सकते हैं, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़। और फॉर जर्मिनेशन प्रोसेस के लिए भी वो अच्छे नहीं होते हैं, और वो मतलब हमारे जब उसको पूरा फैक्ट्री बन के हमारे घर आता है तो वो भी सेफ़ नहीं है खाने में। Hence, before storing them, the grains are properly dried in sun to reduce the moisture in them. जो moisture अभी यहाँ लिखा है, मैं आपको अंडरलाइन करके बताता हूँ कि मॉइस्चर से इनको प्रोटेक्शन चाहिए यहाँ पर। तो उसके लिए थोड़ा मॉइस्चर भले रहे, मतलब थोड़ा रहना भी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जिससे कि ख़राब भी हो जाए। तो उसके लिए ये लोग सन के नीचे ड्राई करने रख देते हैं, ताकि उसमें मॉइस्चर रिड्यूस हो जाए। और ये जो मॉइस्चर की खुशबू है कि यही इंसेक्ट्स को लगती है, और वो आते हैं खाने के लिए इसको, और बैक्टीरिया और फंगी भी इस पर ना लग जाए, मतलब बहुत दिनों तक रहेगा ड्राई में, तो उस पर बैक्टीरिया और फंगी भी लग सकते हैं। सिर्फ ब्रेड मोल्ड पे कैसे लग जाते हैं, अगर आप उसको 2-3 दिन ड्राई रूम में रखेंगे, कुछ एयर वेयर उसको नहीं मिलेगी, तो वो ब्रेड मोल्ड ख़राब हो सकती है, उस पर फंगस लग जाता है। सो ये हमारा लास्ट पेज है। अब ये एक फिगर है, सिलोस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन। ये बड़े बड़े आप जो टैंक्स देख रहे हैं, टैंक्स टाइप कितने सारे हैं, इसके अंदर ही जो ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। और एक है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स। ये गनी बैग्स मतलब ये जूट के बैग्स होते हैं जिससे बनते हैं। जो हमारी रस्सी होती है वो भी जूट से बनती है, जो ब्राउन कलर की, वाइट नहीं।
तो ब्राउन भी ये एक जूट बैग है। जैसे हम आप मार्केट होलसेल मार्केट में देखेंगे तो एक बैग्स होते हैं, कुछ जाली वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, ये भी इस तरह के ही हैं। तो इसके अंदर क्रॉप स्टोर किया जाता है और इसको एक गोदाम मतलब कुछ लोग खरीद लेते हैं अपना, उसके अंदर इनको ऊपर अपवाइज स्टेयर्स जैसे हम बनाते हैं इस तरह रख दिया जाता है इनको। सो अभी हमारे ये सिलोज और इसको पढ़ते हैं। हमारा उससे पहले है फूड फ्रॉम एनिमल्स। हमने ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें कुछ एनिमल से हमें चीज़ें मिलती है जिससे हम अपना मतलब कुछ खाने के लिए बना सकते हैं। से मिल्क हमें मिलता है काऊ से, बफेलो से, कैमल से, शीप से। सो हमें यहाँ पर एक टेबल बनानी है कि मतलब कौन से एनिमल से हमें फूड मिलता है। सो जैसे हम और भी बात करें एनिमल्स की तो पोचिंग में तो सब लोग ही इनका यूज़ करते हैं, लेकिन खाने में मतलब फूड में जो हमारे यूज़ होते हैं बहुत से एनिमल्स हैं। काऊ है, बफेलो है, गोट है, गोट का मिल्क, कैमल, काऊ का काऊ के मिल्क से तो घी, पनीर ये सब बनाया जाता है, और भी बहुत से एनिमल्स हैं। सो ये टेबल हमारी जब कंप्लीट हो जाए तो यहाँ लिखा है यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। प्लांट्स हमें कैसे प्रोवाइड करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, जो सनलाइट वाटर को यूज़ करके, सनलाइट वाटर और एयर मॉइस्चर को यूज़ करके वो लोग बनाते हैं। और मैनी पीपल लिव इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ द डाइट। जो लोग मतलब नदी किनारे के आसपास रहते हैं वो लोग फ़िश पकड़ के खाते हैं। सो आगे पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, जिसे हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बोलते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग। जो हमने अभी बहुत सारे मेथड देखे, इन बहुत सारे स्टेप्स जो फार्मर को बहुत मेहनत लगती है, जिनकी वजह से हमारा खाना आता है हमारे घर में। तो हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा भी बचाना नहीं चाहिए। और है सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड। मतलब जो हम घर पे कोई एनिमल पालते हैं जो हमें फूड जो हमें देता भी है, और जैसे हम पालते हैं कोई भी हो तो उससे हमें अच्छे से मतलब खाना खिलाना चाहिए, उसे प्रॉपर डाइट देनी चाहिए, उसके घर उसकी देखभाल करनी चाहिए, उससे घर देना चाहिए रहने के लिए हमारे साथ। और ये बहुत ही मतलब बड़ी मतलब एक बड़ी चेन के टाइप है, इसे एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। अभी हम यहाँ पर पढ़ते हैं फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। कोई जो मेटालिक बिन्स जो हमने ऊपर देखे फैक्ट्रीज के कैसे टैंक्स है वैसे। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रैनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट। मतलब सिलोस और ग्रैनरीज उसमें बहुत सारे जो होता है ना, बहुत उग जाती है फसल। और ये सिलोज है, इन्हें किया जाता है ऐसे, टैंक नाम नहीं, मैं इसको देख के ऐसे बता रहा था कि टैंक है, ये सिलोज है। बहुत सारा जो जब उगता है ना तो इसमें सारा स्टोर किया जाता है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। मतलब अगर आपको उसको घर पे स्टोर करना है तो जो मतलब नीम के सूखे पत्ते होते हैं उन पे रख कर उससे भी उनको स्टोर किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। For storing large quantities of grain in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms। मतलब अगर हम गोडाउन में भी स्टोर करते हैं वहाँ भी कुछ मतलब कुछ कोई ख़राब सा गोडाउन होता है तो वहाँ रैट्स पहले से ही रहने लग जाते हैं, तो वो हमारी क्रॉप को ख़राब कर सकते हैं। तो उसके लिए मतलब वहाँ पर भी एक केमिकल का मतलब एक प्रोटेक्ट के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उससे प्रोटेक्शन हो। तो अभी हमारा बारी है नोट्स की। सो 1 सेकेंड प्लीज़। तो हमारा एक यहाँ पहले की बात है, फिश इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। तो फिश तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इस टाइम पे तो लोग खरीदते भी नहीं और दुकानें भी लॉकडाउन की वजह से बंद है। तो फ़िश तो बहुत अच्छी चीज़ है हमारी हेल्थ के लिए। और अगर कोई भी बीमारी में हमें मीट मतलब हमें कुछ मतलब नॉनवेज खाने को देता है तो फ़िश भी बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे हमें कॉड लिवर ऑयल मिलता है फ़िश से, जो विटामिन डी में रिच होता है, उसमें बहुत सारा विटामिन डी होता है। तो अभी हम नोट्स और कीवर्ड्स की तरह चलते हैं और डायग्राम्स भी देखेंगे इम्पोर्टेंट, और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो हमारा टेक्स्ट बुक का हमारा पूरा चैप्टर ओवर हो गया है। तो अभी हम नोट्स पे चलते हैं। गाइस हमारा वीडियो अभी कंटिन्यू करते हैं। सो मैं अपनी पेन खोल लेता हूँ। सो हमारा कीवर्ड्स और पॉइंट्स है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं। सो ये हमारी बुक के पेज नंबर्स है, आप कीवर्ड्स को भी रीड कर सकते हैं।
सो ये हमारे बुक के जो जो पेज नंबर्स मैंने लिखे हैं इस पे आपको ये सारी डेफिनेशन मिल जाएगी। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप, फर्टिलाइज़र, ग्रैनरीज, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, प्लो, मैन्योर, सीड्स, सिलो, सोइंग, स्टोरेज, थ्रेशिंग, वीड्स, वीडसाइड्स, विनोइंग। सो ये सब आपके नोट्स है। अभी हम यहाँ पर एक पढ़ लेते हैं व्हाट वी हैव लर्नड। इसको थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन आंसर्स बहुत सारे हैं, सो वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। In order to provide food to our growing population, we need to adopt certain agriculture practices। हमें जो खाना मिलता है फार्मर्स बहुत मेहनत करके लाते हैं, जो इसके बहुत सारे प्रोसेस वेरियस आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं। सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट अ प्लेस कॉन्स्टिट्यूट अ क्रॉप। जो प्लांट्स जो हम ग्रो करते हैं वो एक जगह मतलब एक जो ज़मीन होती है हम कहते हैं उधर ग्रो किए जाते हैं। इन इंडिया क्रॉप्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन सीजन, रबी एंड खरीफ क्रॉप, जो एक रेनी की सीज़न होती है, और एक विंटर टाइप सीज़न होती है। जो रबी और खरीफ क्रॉप्स के हमारे इंडिया में क्लासीफाई किया जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाय टिलिंग एंड लेवलिंग। मतलब हमें प्लोस यूज़ तो करनी चाहिए, लेकिन मशीनों से ज़्यादा मतलब जो फार्मर एफोर्ड कर सकते हैं वो तो यूज़ करें ही, क्योंकि इससे बिल्कुल इक्वल अमाउंट में हो जाती है। और प्लोज एंड लेवलर्स आर यूज फॉर दिस पर्पज़। सोइंग ऑफ सीड्स एट अप्रोप्रिएट डेप्थ्स एंड डिस्टेंस गिव्स गुड येल्ड। मतलब हमें बहुत अच्छा क्रॉप्स मिलता है, और ये इसके लिए हम सीड ड्रिल यूज़ करें ताकि सीड इक्वल अमाउंट में, ऐसे कोई ज़्यादा कहीं कम नहीं, अच्छी जगह सही जगह पे गिरे। गुड वैरायटी ऑफ सीड्स आर सोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स। ये एक प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया था एक बीकर में पानी लेकर कि हेल्दी सीड्स का। इसके अलावा भी और प्रोसेस होते हैं। सोइंग इज डन बाय सीड ड्रिल्स। Soil needs replenishment and enrichment through the use of organic manure and fertilizer. Use of chemical fertilizer has increased tremendously with the introduction of new crop varieties. कुछ न्यू क्रॉप की वैरायटी होती है जिनको केमिकल फर्टिलाइजर सूट करते हैं, मैन्योर सूट करते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर से वो जल्दी ग्रो होते हैं। सो मैन्योर एक नेचुरल क्रॉप है, और मतलब मैन्योर एक नेचुरल चीज़ है जिससे इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम मिलता है। सो हमें और देखा जाए तो हमें मैन्योर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा अमाउंट में बहुत अच्छे नहीं है क्रॉप्स के लिए। सो आगे रीड करते हैं, एक सेकेंड। यहाँ से पढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब हमें अच्छे से क्रॉप्स को सही सही टाइम पे पानी देना चाहिए, सो उसे इरिगेशन प्रोसेस बोलते हैं। वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। हमने पढ़े अनडिजायरेबल भी बोलते हैं इन्हें, जो हमारे क्रॉप्स को ख़राब करते हैं। हार्वेस्टिंग इज़ द कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन्स। हार्वेस्टिंग जो होता है वो क्रॉप जो मतलब अच्छे से मैच्योर हो जाता है उसकी कटिंग होती है, फिजिकली भी और मशीन से भी। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जो चैफ होता है जो बचता है सीड्स का, स्टब्स भी बोलते हैं, जो सो ग्रेन से मतलब सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, उसे थ्रेशिंग बोलते हैं। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब उसमें मॉइस्चर ज़्यादा ना आ जाए, उन्हें अच्छे से स्टोर करना चाहिए, जिससे हमने सिलोज, ग्रैनरीज, जूट बैग्स, गनी बैग्स में पढ़ा था। फूड इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रियर। मतलब एनिमल पाले जाते हैं खाने की चीज़ों के लिए, और ये जो पूरा एक है मतलब वो जो रियर करते हैं इससे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। सो हमारे यहाँ नोट्स हो गए हैं, अभी हम डायग्राम्स पे चलते हैं। सो हमारा यहाँ पर आप टॉपिक देख रहे होंगे इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स। तो सबसे पहले हमारा एक प्लो शाफ्ट ये है, प्लो का है। ये इस तरह यहाँ पर ये प्लो लगा हुआ रहता है, और ये प्लो शाफ्ट इस साइड रहता है, और ये प्लो शेयर जहाँ नीचे से डिग करता रहता है, और ये एक बीम होती है जो ये कैटल्स के कंधे पर रखी जाती है। ठीक है, सो ये इस तरह का एक प्लो का हमारा डायग्राम है। मैं इसको रब कर देता हूँ, हमें थोड़ा जल्दी चलना है ताकि हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो, ताकि मैं दूसरे चैप्टर की भी वीडियो डाल सकूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हमारा दूसरा डायग्राम एक हो का डायग्राम है। ये ऊपर एक ग्रिप रहती है जिससे पकड़ा भी जाता है इसको, और एक हैंडल है, और एक बीम है, और एक रॉड है। ये बेंड प्लेट है जो नीचे रखी जाती है, और कभी कभी ये रॉड की साइड से भी नीचे से किया जाता है, और एक बीम है जहाँ से इसको मतलब ढीला या ज़्यादा उसको कर भी सकते हैं, इसे हो बोलते हैं।
सो आगे चलते हैं अभी हम। नेक्स्ट डायग्राम हमारा है कल्टीवेटर। इससे हम अपने प्लो को मतलब जो मैंने बताया था आपको कि इससे हमारे प्लोइंग कर सकते हैं। कैटल जो फार्मर्स अफोर्ड कर सकते हैं वो इससे प्लोइंग करते हैं। और यहाँ पर है ना, हम यहाँ पर सीड ड्रिल भी लगा सकते हैं इसमें अटैच करके, ताकि यहाँ से हम प्लोइंग और सोइंग दोनों काम यहाँ से एक ही साथ एक ही मतलब कल्टीवेटर से कर सकते हैं। सो आगे रीड करते हैं। और ये हमारा सीड ड्रिल डायग्राम जो है मैंने आपको बताया ही था पहले भी कि यहाँ से मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ से सीड्स डाले जाते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर इस पाइप्स के थ्रू पहुँचता है। जैसे ही चलता जाता है यहाँ से सीड्स गिरते जाते हैं और ये फ्लो भी होती जाती है। सो ये इस तरह का इसका डायग्राम है। मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है फार्मर्स के लिए यूज़ करने के लिए। मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ। वन सेकेंड, बस थोड़ा सा देर। ओके, हमारा कम्प्लीटली बोर्ड रब हो चुका है। अभी हम आगे चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट डायग्राम है मोड, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लोग चेन बना के खींचते हैं अगर बाल्टी या मटका जो भी हम डाल रहे हैं भारी ना हो तो, और इसे लोग इससे निकाल के डायरेक्ट फील्ड में डालते हैं। और एक चेन पंप है, मतलब यहाँ पर एक बाल्टी अटैच कर दी जाती है व्हील के ऊपर, जो आप फिगर में देख ही सकते हैं। और ये घूमता जाता है और इसके अंदर से पानी यहाँ से लेके भी यहाँ से मतलब इस पाइप में लेके भी नीचे फील्ड्स में जाता रहता है। मतलब ये इस साइड से मैं आपको मार्क करके एक ही बार में दिखा देता हूँ कि यहाँ से पानी यहाँ से जाता जाता है। आप देख ही सकते हैं, इस तरह मैंने एक मतलब बना दिया छोटा सा, ताकि आपको डायरेक्ट मतलब पता चल जाए। सो अभी मैं रब कर देता हूँ उसको और अभी आगे चलते हैं। सो अभी हमारा ये है ढेकली, जो मैंने आपको बताया था वेट रख के काम करने की चीज़ है ये। मतलब इसमें वेट रख दिया जाता है। मतलब ये है यहाँ पर इस पार्ट में, हाँ एक सेकेंड, इस पार्ट में वेट रख दिया जाता है। अगर हम इसको नीचे ही रखेंगे तो ये नीचे जाएगी। एक ये लॉग ऑफ वुड जो होती है, मतलब बड़ी सी, मतलब एक ट्रंक बोल सकते हैं जैसे हम पेड़ की, उस पर इसको यहाँ पर बीच में मतलब वी टाइप बना दिया जाता है, जिससे यहाँ पर एक ये लॉग फिक्स जैसे कि पतली सी, मतलब जिसको ब्रांच बोलते हैं हम। और जैसे ये नीचे रहता है, ये नीचे रहता है, ये ऊपर आ जाता है, और ये जैसे ही ऊपर होता है ये नीचे जाता है, और फार्मर्स बाल्टी आराम से ले लेते हैं और डायरेक्ट फील्ड्स में उसको डाल देते हैं अपने हाथ से। मतलब उनके हाथ में बाल्टी आ जाती है जल्दी से। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है, और इसमें ह्यूमंस का भी मतलब ज़्यादा उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है। तो हम आगे पढ़ते हैं। अभी बस ये डायग्राम्स हो जाए, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको मार्क करके नहीं दिखाऊंगा, आप एक बार ये समझ ही लीजिएगा। ये राहत है, जिससे एनिमल यहाँ से एक सिस्टम नीचे से लगा हुआ होता है, आप ये देख सकते हैं, सिस्टम रहता है। और ये जैसे कैटल इसको घुमाता जाता है अपने कंधे पर रखकर, ये यहाँ से व्हील बकेट से ऊपर नीचे व्हील के साथ मतलब पानी जाता जाता है और फील्ड्स में गिरता जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम मतलब ये मोटर लगी हुई है, इस वेल से पानी आता है मोटर के थ्रू, और ये मोटर का जो छोटा सा मतलब बटन टाइप है, उस साइड से एक पाइप अटैच है, वो सीधा फील्ड्स में एक छोटे छोटे स्प्रिंकलर्स लगे हुए नोजल्स, जहाँ से पानी सीधा फील्ड में मतलब स्प्रिंकल होता है फव्वारे की तरह, जिसे हम बोलते हैं। सो ये हमारा लास्ट डायग्राम है ड्रिप सिस्टम। सो ये इससे डायरेक्ट अंदर पाइप्स लगी हुई है, और ये भी स्प्रिंकलर की तरह ही अंदर डायरेक्ट पानी आता है। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं, हमारा लास्ट चीज़ है। सो वन सेकेंड। अभी सो गाइस, अभी हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के रीड करके समझाऊंगा, मैं मार्क नहीं करूँगा। सो मैं इस मार्कर को बंद कर देता हूँ। सो अभी पढ़ते हैं हम। ये मैंने खुद ही नोट किया, हमारे टीचर ने नोट करवाए। सो सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमारा वर्ड्स है फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशन। सबसे पहला है ए, द सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। मतलब ये जो मतलब हम क्रॉप्स की एक डेफिनेशन है, जो सेम काइंड ऑफ प्लांट्स है वो एक बड़े मतलब फील्ड पे ग्रो किए जाते हैं। सेकंड, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। मतलब प्लोइंग की जाती है ताकि वो मतलब गड्ढे टाइप एक पाइप सी बन जाती है, इसके अंदर सीड्स शो करते हैं। सी, डैमेज सीड्स
वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। मतलब ये एक प्रोसेस, ये एक मतलब एक्सरसाइज है, एक एक्टिविटी है जो हम टेक्स्ट बुक में आप अपनी एनसीईआरटी की साइंस क्लास 8 की में देख सकते हैं। जो मतलब डैमेज सीड्स होते हैं वो फ्लोट करेंगे वाटर पे। आप बहुत सारी सीड्स उसमें डालिए पानी के मतलब बीकर में या तपेली जिसे हम बोलते हैं, उसमें डालिए। जो मतलब ख़राब सीड्स होंगे वो ऊपर तैरते रहेंगे, जो अच्छे सीड्स होंगे वो नीचे डूब जाएंगे, सिंक हो जाएंगे। डी, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ऑन द सॉइल आर एसेंशियल। वाटर न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़रूरी है क्रॉप को ग्रो करने के लिए। अब मैच द आइटम्स करते हैं। खरीफ क्रॉप्स में क्या क्या आता है? पैडी मतलब चावल और मेज़ एक क्रॉप है। रबी क्रॉप्स में वीट, ग्राम, पी। केमिकल फर्टिलाइजर्स के नाम है यूरियास एंड सुपर फॉस्फेट। और ऑर्गेनिक मैन्योर है एनिमल एक्सक्रेटा, डंग, यूरिन एंड प्लांट का जो वेस्ट होता है वो। अभी हमारा क्वेश्चन है, ये बड़ा है थोड़ा सा। राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किस तरह होती है? द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. One of the most important tasks in the agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the root to penetrate deep into the soil. The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes. जो अर्थवर्म ये लूजन करते सॉइल को, तो अंदर अर्थवर्म ग्रो करते हैं और माइक्रोब्स। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारी पूरी एक्सरसाइज है, जो हमारा हार्वेस्ट स्टोरेज तक क्या है तो उसमें ये है। और सॉइल को लूजन भी किया जाता है, और सॉइल मतलब जो सॉइल प्लोइंग बोलते हैं जिसको। और ये अर्थवर्म्स और ये माइक्रो फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं, हमने पढ़ा भी है, जो सॉइल में और भी ह्यूमस ऐड कर देते हैं। ऑल्सो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। मतलब ये करने से जो प्लांट्स की जो न्यूट्रिएंट रिच वाली सॉइल होती है वो ऊपर आ जाती है, ताकि उस पर प्लांट ग्रो कर जाते हैं। और सोइंग है, सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो क्रॉप बनते हैं सोइंग बाद इससे सीड्स ग्रो करते तब भी क्रॉप उगेंगे। और ये गुड क्वालिटी सीड्स के लिए जाते हैं, और गुड क्वालिटी सीड को अच्छे से हेल्दी मतलब हेल्दी हो जाते हैं वो ग्रो करने से अच्छी सॉइल में। उन्हें साफ़ किया जाता है और अच्छी वैरायटी के भी होते हैं। सीड्स कैन बी ग्रोन बाय सीड ड्रिल और मैनुअली, मतलब हाथ से भी लोग डालते हैं लेकिन उससे अच्छे से होता नहीं है। और सीड ड्रिल जो होती है उससे अंदर जो मैंने आपको दिखाई थी डायग्राम। अभी हमारा एक वीडिंग है और थ्रेशिंग है, तो वीडिंग को फटाफट से रीड करते हैं। Weeds are the unwanted plant that grown along with the crops and removal of weeds is known as weeding. मैंने आपको बताया था कि जो weeds जो ख़राब मतलब जो plants होते हैं उग जाते हैं और हमारे crops को ख़राब करते हैं, तो उन्हें हटाने का जो प्रोसेस होता है उसे वीडिंग बोलते हैं। Weeds can be removed either manually by using tools like खुरपी और by using weedicides. वीडीसाइड जो मैंने आपको बताया था, और एक जो वीडीसाइड में केमिकल आता है उसे जो मैंने आपको बताया 2,4-D मैं आपको बताऊंगा, जिसका नाम है 2,4-D। मतलब डी का मतलब फुल फॉर्म है डाइक्लोरोफेनोक्साइटिक। मतलब इसका पूरा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। डाइक्लोरोफेनोक्सेटिक फेनोक्सेसिटिक मतलब ये केमिकल है जो वीडीसाइड्स मतलब जिसे बोलते हैं, वो स्प्रे किया जाता है फील्ड्स में ताकि वीड्स मर जाएं। और थ्रेशिंग पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। मतलब जो चैफ में से जो ग्रेन सेपरेट करना उसे थ्रेशिंग बोलते हैं। दिस इज़ कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन। ये कंबाइंड एक मशीन होती है उससे किया जाता है, विच इज़ इन फैक्ट वो उसका हार्वेस्टर एक थ्रेशर भी है एक तरह का वो। सो अभी 5 अभी कितने क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम, तो उस हिसाब से हम थोड़ी स्पीड में चलेंगे। अभी तो थोड़े ज़्यादा है, अभी हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हैं छोड़िए, अभी हम आगे 10th क्वेश्चन में थोड़े 5 अभी बाकी है तो हम फटाफट चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो ये है हमारा क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। ये बहुत मैं फास्ट चलूँगा इसमें। फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो डिकम्पोजिशन में कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट रेसिड्यू से बनाया जाता है। सेकंड, अ फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, जो केमिकल मतलब अच्छा नहीं होता क्रॉप्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैन्योर फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है। और फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, लेकिन मैन्योर जो है वो ह्यूमस देता है, फर्टिलाइजर नहीं देता। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्योर देखा जाए होता तो है लेकिन उसमें कम होता है, इसलिए लोग ज़्यादातर फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। 6th क्वेश्चन, व्हाट इज इरीगेशन? डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर, मतलब इससे पानी भी बचता है।
सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन, जो पानी हम सही टाइम पे प्रोवाइड करते हैं। टू मेथड्स ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर आर फॉलो। स्प्रिंकलर सिस्टम एक होता है जो मैंने आपको बताया था, मोटर से वो एक वेल से कनेक्टेड रहती है और नीचे जाते ही वो पाइप के साथ एक नोजल्स होते हैं, वहाँ से वाटर स्प्रिंकलर होता है। अंडर दिस मेथड द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स on top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. मतलब एक जो रेन होती है उस तरह का ये होता है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब जिससे से पानी जाता है लेकिन स्लो मेथड, स्लो स्पीड में, एट द पोजिशन ऑफ द रूट्स, जो रूट से डायरेक्ट उन पे ही जाता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन जो ट्रीज़ में होता है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वाटर इसमें वेस्ट नहीं होता है और ये बहुत, जहाँ पर कमी होती है पानी की यहाँ पर वो बहुत यूज होता है। 7th क्वेश्चन है, इफ़ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन। वीट इज़ अ रबी क्रॉप हैंस इट रिक्वायर कोल्ड क्लाइमेट, मतलब उसको ठंडक चाहिए होती है वीट की। अगर उसको हम खरीफ क्रॉप मतलब उसमें ग्रो करेंगे तो वो ज़्यादा दिनों तक, वो उसमें खरीफ क्रॉप में रेनी सीजन है तो उसमें वो अगर हम उसको ग्रो करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा और बाकी सारे क्रॉप्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है वो। तो हम उसको, उसमें एक्सेसिव रेंज में होती है तो उसको हम ग्रो नहीं कर सकते, तो उसका ये होता है मतलब परिणाम जिसे बोलते हैं, रिजल्ट उसके। 8th, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। मतलब सॉइल, मतलब एक फील्ड में आप, मतलब जैसे आपने हार्वेस्टिंग कर ली, स्टोरेज कर ली, फिर आप उसी में फिर से बहुत बार उगा रहे हैं तो उसका मतलब क्या रिजल्ट आएगा। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप, दीज न्यूट्रिएंट्स आर असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये सॉइल हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है क्रॉप्स को और न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एसेंशियल रहते हैं। क्रॉप्स कंटिन्यूस एक फील्ड में, मतलब एक फील्ड में ग्रो होते रहेंगे तो सॉइल मतलब ख़राब होती जाएगी और मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स रहेंगे और उसको सॉइल को इनफर्टाइल कर देगी वो। तो फार्मर्स इसीलिए मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं ताकि सॉइल रिप्लेनिश हो जाए न्यूट्रिएंट्स के साथ और क्रॉप्स उसको यूज़ कर सके। सो व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। द अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, along with the crop are called weeds. There are many ways to remove weeds, control their growth. weeds हम हाथ से भी काट के कर सकते हैं और या भी मशीन से भी कर सकते हैं, अप्रूट करके उन्हें। weeds are also controlled by using certain chemicals, जो weedicides होते हैं मैंने आपको बताया 2,4-D एक है केमिकल, आपके NCERT बुक में भी है ये। these are sprayed in the fields to kill। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये आपको क्या करना है, ये पूरा एक प्रोसेस है, इसको अरेंज करना है तो अभी हम कर लेते हैं फटाफट। सो फर्स्ट पे आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर प्लोइंग द सॉइल, मतलब सॉइल को मतलब बिल्कुल तैयार किया जाता है अच्छे से कि उसमें कुछ कमी तो नहीं है सॉइल में, कुछ ख़राब वराब है मतलब लम्स है उसको फिर प्लो कर देते हैं ताकि वो लम्स मतलब टूट जाते हैं, मतलब प्लोइंग करते हैं। फिर सीड्स डाले जाते हैं, फिर मैन्योरिंग होती है उस पर, फिर इरिगेशन पानी दिया जाता है, फिर उसकी कटाई होती है। फिर जो शुगर, मतलब इसमें एक शुगर केन का लिया गया है तो शुगर क्रॉप जो है वो फैक्ट्री में भेजा जाता है स्टोरेज के लिए। फिर वो वहाँ से उसका मतलब जो हम उसका घर में यूज़ करते हैं उससे पूरा प्रोसेस होकर हमारे घर में आता है। और एक ये है हमारे पास कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पज़ल है, इसमें मैंने पज़ल तो नहीं बनाई है लेकिन मैंने इसमें डायरेक्ट एक वन वर्ड टाइप का है, डाउन में इस तरह बनेगा। प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, फर्स्ट मतलब उधर नंबरिंग भी है, आप लिख सकते हैं इरीगेशन कैपिटल में। सेकंड, कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस इज दिस इज स्टोरेज कॉल्ड, मतलब बोला जाता है इसे। फिर है हमारा 5th पे बनता है सर्टेन प्लांट्स सेम काइंड ग्रोन ऑन लार्ज स्केल, जिसे बोलते हैं क्रॉप। अब अक्रॉस में मतलब स्टैंडिंग और हॉरिजेंटल में जो होता है। और मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मेच्योर्ड क्रॉप, हार्वेस्टर या फिर थ्रेशर भी बोल सकते हैं। और रबी क्रॉप मतलब यहाँ हार्वेस्टर बोलते हैं, तो फिर यहाँ हार्वेस्ट के लिए किया गया है, मैच्योर करने के लिए तो हार्वेस्टर ही बोलेंगे। रबी क्रॉप दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पल्सिस, जो रबी क्रॉप एक ग्राम है। अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चैफ इज़ विनोइंग। सो आज का हमारा इतना ही वीडियो है, क्वेश्चन आंसर मैं सारे डिस्कस कर चुका हूँ। सो चैप्टर 1 इज़ ओवर। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट टू माई वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दूसरों को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। और इस वीडियो पे मैं एम तो नहीं कर सकता लेकिन मेरा चैनल अभी ग्रोथ नहीं है
तो फिर जितना हो सके उतना इसको लाइक कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आपका दिन अच्छा जाए। शुभ रात्रि। और मैं चैप्टर 2 का वीडियो जल्दी डालूँगा। पार्ट 1 का आपको आई बॉक्स में दिख जाएगा बटन। सो थैंक यू एंड बाय बाय।